बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर बंदरबांट में पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए हैं। बाकी खोए मलाई वाली जितनी सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं। मौलाना फजलुर रहमान तड़प रहे हैं कि हमें भी कोई इनमें से सीट मिल जाए, लेकिन उनके तफसात अभी तक दूर नहीं किए गए और तफसात को दूर कराने के लिए किसी और की गोली पर वो इमरान खान के साथ खड़े होकर कुछ काम करना चाहते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को, मुक्तदारों को तिगनी का नार नचा दूँगा, लेकिन मेरे तजर्बात में, मेरे ज़हन फ़िक्र में कुछ और ही है कि ये तो कभी हुकूमत के बगैर रहे नहीं। इनको अमूर कश्मीर दे दी है एक कमेटी, 1-2 हज़ार हल्का सा सौदा है, ये कर लेते हैं। और अब आसन इकबाल साहब ने कहा ये हमारे मामला तो उनके साथ तय हो गए। पाकिस्तान में जो IMF का वफ्द आया हुआ था वो न जाने कैसे मुज़ाकरात पूरे कंप्लीट करने के बगैर ही पाकिस्तान से चला गया। और जितने भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और मुक्तदरा के जो आम शख्सियात थी, उन्होंने खरबों डॉलर पाकिस्तान में लाने के लिए जो ऐलानात किए थे वो ऐलानात रह गए हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कभी कतर जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं कि भी वो जो आपने वादा किया था वो पूरा करें। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस शख्स ने किसी भी बड़े आदमी से कर्जा लेना हो तो चाहे जितने मर्जी चक्कर लगाएं, अगर उसने देना है तो वो दे देगा, नहीं देना तो नहीं देगा। लेकिन वो कहते हैं कि रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये इल्म है कि पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी अमदाद है गैर मुल्की, वो पाकिस्तान पहुँचने से पहले पहले उनको फारग कर दिया जाता है। ये मोटरवे जो बनाएगी पहली, उसमें से जो पैसे किक बैक के तौर पर लिए गए, उसमें लंदन में फ्लैट खरीद लिए गए और अभी तक उसका पता नहीं चला ये फ्लैट किसके हैं। ये तारीखी गवाह है, ये तारीखी वाक़यात है। और आज बड़ी एक ज़बरदस्त खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, 4थी दफ़ा वो आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, लेकिन उनको वज़ीर-ए-आज़म का कलमदान तो नहीं सौंपा गया और वो अपने जो दामाद थे एबटाबाद से, उनकी सीट पर राजा गुस्ताख साहब ने उनको हराया। और लाहौर में जो फार्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने उन्हें शिकस्त फाइज से हमगनार किया। अब कल ही रोहिल असगर ने कहा है, इससे पहले वो जो शेखपुर के लतीफ़ साहब हैं वो भी कह चुके हैं, और अपने जो इनके मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के राना सनाउल्लाह, वो भी ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा गिनती होती है तो उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब फारग हो जाएंगे इलेक्शन में। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो कि इतने बड़े अपने आप को सीजनड पॉलिटिशियन कहते हैं और वो बड़े चाव से रेड कार्ड पर लेके पाकिस्तान में आए थे 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। अब बहाना क्या है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहता। तो इन सारे मामलात पर बातचीत करने के लिए आज मेरे पैनल में बड़े सीजनड, बड़ी अहम 3 सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पे शहद महमूद भट्ट साहब हैं, जिनकी मरकज़ में भी और सूबे पंजाब में भी पहली ख़तून वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़ की शक्ल में हुकूमत मौजूद है। मैं शहद भट्ट साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जमात इस्लामी के, ये इसी इलेक्शन में उम्मीदवार थे और इन्होंने भी फार्म 45 और 47 को भुगता। मेरी मुराद है मज़हर मलक एडवोकेट साहब और जो कि जमात इस्लामी के मुख्तरर हैं। मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। और तीसरी हमारे साथ जो शख्सियत है
ये बड़ी भारी भरकम शख्सियत है और ख़ानदानी तौर पर इनके दादा परदादा सब MNA MPA सेनेटर और दीगर ओहदों पर फायज भी रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े ऐसे शैतानों को शिकस्त दी जो अपने आप को शैतान आज़म कहते थे। और इस 2018 के इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में भी इनका मुकाबला पाकिस्तान के इस वक्त जो फार्म 45 और 47 के दरमियान में जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके साथ इनका मुकाबला था। मेरी मुराद है जनाब अफजाल पाठ साहब। अफजाल पाठ साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं हुक्मरानों से शुरू करता हूँ क्योंकि सब कुछ उनके पास है। IMF भाग गया तो क्या हुआ, उनकी जेबों में बहुत पैसे हैं, ये अपनी जेब से निकाल दें तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है और ना किसी और से तरले करने की ज़रूरत है। तो क्या ख्याल है भट्ट साहब, ये जो पाकिस्तान का जो आइंदे आने वाला बजट है, इसको आप तलखियों का मजमुआ समझते हैं ये कि बाहर ला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात की IMF के हवाले से। देखिए, हमारी पास हिस्ट्री तो यही है पाकिस्तान की कि हम हमेशा एक आधा दफ़ा होगा मियां नवाज शरीफ ने कोई एक्सेप्शनल लिया होगा बजट में कि IMF का सारा नहीं लिया, वरना हमारा तोड़ दिया था। वरना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही आ रहा है कि हम IMF से अमदाद लेते हैं और फिर अपना बजट जो है पूरा बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी भी यही है कि चूंकि इस दफ़ा बड़ा रिकॉर्ड को दुरुस्त करे, एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने नहीं लिया। सर, मैं वो बताता हूँ उनकी वजह से अच्छी बात भी कर देना, मैं यही बता रहा हूँ कि एक दो दफ़ा उनकी अच्छी बात नहीं नवाज शरीफ करना चाहते, यही मैं कहता हूँ। अब उसी को तो मुसलसल आगे ले जाना चाहते हैं। मैंने ये पहले बात की है कि एक दो दफ़ा हमने ये काम किया इनके बगैर, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। तो अब भी जो हमारी कोशिश है ना सर, वो इस दफ़ा यही है कि IMF की, तो आपको पता है जो कर्जा देने वाला होता है उसकी बड़ी सख्त शराइत होती है। वो अपने ऑब्जेक्टिव उनके हिडन होते हैं, वो अपने मकसद को लिए भी कुछ देते हैं, कुछ वो हमारी मजबूरियों को भी फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब की ये पूरी ख्वाहिश है और मियां नवाज शरीफ साहब की ये पूरी ख्वाहिश है कि हम कोशिश करें कि अपने जो दोस्त ममालिक है, साथ मरियम नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है, सबकी है जी, पूरी पार्टी की है, पूरी पार्टी की हमारी सबकी ख्वाहिश है कि हम IMF से जो कड़ी शराइत है उनसे थोड़ा सा बचें और अपने जो दोस्त ममालिक हैं जो मियाँ साहब के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत पर ट्रस्ट करते हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम उनके पास जाएं और उनसे मदद लें। जिस तरह अभी आपने देखा कि रिसेंटली $10 अरब की UAE ने जो बात की थी, उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हमने $10 अरब जो है वो आपके रिजर्व कर दिए, ये हम आपको दे रहे हैं। सर, इसी तरह कतर की बात कर लें, इस तरह सऊदीया की बात कर लें, मलात हो रहे हैं ना, $10 अरब उनके हो गए, कितने करोड़ अरब ये सर, मैं अहसान साहब आपको यकीन से कहता हूँ कि इस दफा शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, दिखाते इधर किए मारते इधर किए। अच्छा। अब उन्होंने लोगों की जो अपोजिशन सोच रही है ना जी, उससे ज्यादा अच्छा डिलीवर करना है और उन्होंने उनके बगैर बजट पेश करना है, इसलिए कि ताकि हम अवाम को सस्ता रिलीफ दे सके, अवाम को हम जो है वो रिलीफ दे सके जो जिनके ऊपर बोझ न पड़ सके अवाम के ऊपर। बस हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं, दैट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। इसी तरह हमारा एनर्जी क्राइसिस है जो सबसे ज्यादा इस वक्त अवाम के ऊपर बहुत बना है। हम चाहते हैं कि हम उसमें जो एनर्जी में, सोलर में, उसमें हम अपने फार्मर्स को और पब्लिक को जो रिलीफ दें। इसी तरह हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, बड़ी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और चाहते यही हैं कि हम इन दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, उन्हें ये कहें कि वो हमें जनाब वो कर्जे ना दें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करें ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिले। मेन हमारा मकसद ये है कि इस दफा जो वो फंड्स दें वो इन्वेस्टमेंट करें, वो फैक्ट्रियाँ लगाएं, वो रिफाइनरीज लगाएं, वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि पाकिस्तान का जो यूथ है उसको हम रोजगार दे सकें। तो कोशिश यही है मियां शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, कि इस दफा वो IMF से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो कड़ी शराइत है उनसे बचा जाए। इसहाक डार साहब भी लगे हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे जहाँ के, वो भी लगे हुए हैं। सर मसला ये है, हम ये चाहते हैं, मैं लास्ट में ये बताता हूँ सर, मार्ज यही है, IMF से कर्जे लेने का मकसद हमारा क्या होता है? होता ये है, उधर से हम कर्जा लेते हैं, हम एक उनके कर्जे का सूद उतारते हैं और दूसरा उनकी जो दूसरी
शराइत सख्त होती है उनको पूरा करने के लिए लगा देते हैं, कर्जों का सूद उतारने के लिए। और ये कर्जा कदर से हो गया। और एक बात आपने पहले ये की थी जी कि इनकी गवर्नमेंट की, देखिए वो कर्जा देने वाला भी वो जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो ना, वो जो बात आपने की थी, कर्जा भी उसको मिलते हैं जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। क्योंकि आपकी जो लास्ट हुकूमत थी उसने भी IMF को बहुत खराब किया था, और IMF का जो है ना इमेज वो हमारा पाकिस्तान का गलत बन गया था, इसलिए उन्होंने पूरी यूरोपियन यूनियन में उन्होंने सर अब तो 2 साल उनको गए हुए हो गए, आप उन्हीं को रगड़ रहे सर। उनकी हुकूमत की उसमें उनकी जो नाकस कारकर्दगी थी ना, जो खमियाजा भुगत रहे थे ना, उसको सीधा करने के लिए अब देखें तमाम ममालिक जो है, खा वो सऊदी अरब है, खा वो चाइना है, खा वो कतर है, खा UAE है, तमाम ममालिक ने कमिटमेंट की है और तुम्हारी कमिटमेंट पूरे इंशाल्लाह। मसद मलिक साहब आपका क्योंकि जमात इस्लामी से तल्लक है, जमात इस्लामी ने हर वो काम किया है, हर वक्त वो मुजाहरा किया है जिस पे अवाम ने कहीं जिक पड़ी है हुकूमत की तरफ से, लेकिन होता कुछ भी नहीं आपसे। देखिए बहुत करते हैं देखिए बुनियादी तौर पे ये मकसद ये है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को एक्टिवेट करते हैं और लोगों को एक फोरम फ्राहम करने की यानी कि कोशिश करते हैं कि जो हुकूमत है पीपल्स पिछले अगर 4 या 5 दहाइयों से अगर देखें, लेट 80s से लेके अभी तक, यहाँ पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है या के बाद दिगरे हुकूमत में आते हैं और उस सबसे आप इनके साथ रहे हैं यार, आप पार्टनर हैं इनके? नहीं, कोलिशन पार्टनर हम जो है 90 की जो IGI की गवर्नमेंट थी उसमें कुछ अर्सा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है कुछ मानने के PTI के भी रहे, नून लीग के भी रहे, PTI के एक सूबे की हद तक रहे हैं। PTI की तो मैं जिक्र नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो IMF के जो शिकंजे में धकेलने वाले जो लोग हैं, ये दोनों पार्टीज हैं जिन्होंने यानी कि IMF के शिकंजे में लेके की। नहीं, PTI ने कम नहीं किया कुछ। अच्छा देखें, सबसे ज्यादा कर्जे लिए PTI ने। अच्छा इस वक्त आप इनको बेगल आउट ना करें। अच्छा इस वक्त जो है जो यानी कि प्रेजेंटली जो रूलिंग पार्टी है, मैं तो उसको डिस्कस करूंगा ना। देखें लेट 80s से लेके अभी तक जितने अभी यानी कि 5वीं मरतबा ये नून लीग गवर्नमेंट में आई है और अभी भी यानी कि ये उज़र तलाश करने की कोशिश करती है कि अभी हमें टाइम चाहिए। और पिछले मेजॉरिटी नहीं, आपने दिन में हुकूमत क्यों करें? अच्छा उसमें अब मामला ये है कि तब से लेके अब तक IMF के जितने प्रोग्राम थे, कोई 16वां या 17वां प्रोग्राम है अब जो IMF का है, जो प्रीवियसली इन्होंने जिस तरह जिक्र किया कि जो प्रीवियस जो कंडक्ट है उसके बेसिस के ऊपर आगे कर्जा दिया जाता है। अब पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ, पंजाब की 60% जो आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है। एग्रीकल्चर यानी कि जो आपको पंजाब को चलाने वाली है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो शोबा है एग्रीकल्चर का शोबा है, उसमें आपकी 70% मैन पावर एडजस्टमेंट है। उसके अंदर आपकी जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जितनी भी आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, उनके लिए जो है रॉ मटीरियल। जो मैंने क्वेश्चन को उस तरफ आया, आप इतने मुजाहरे, इतने एहतिजाज, सारा कुछ कराची में, पेशावर में, मालाकंड में, लाहौर में करते हैं, कभी आपको कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसेंटली जो अभी हमने किसानों के हकूक के लिए मार्च किया है कि नून लीग की जो पंजाब की गवर्नमेंट थी उन्होंने 3900 रुपया जो है एक इमदादी जो पैकेज था किसानों के लिए ऐलान किया कि हम 3900 में जो है उसको प्रिक्योर करेंगे, खरीदेंगे उसको, लेकिन उसके बाद जो है उससे भी यानी कि हट गई, उससे भी यानी कि कामयाबी तो नहीं। अच्छा उसके बाद जो कामयाबी अच्छा उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो मीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक कैंपेन डिज़ाइन की, उसके नतीजे में हम जो है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने आज के हमारे साथ रब्ता भी किया और उसके हम जब CM हाउस के बाहर हमने धरना दिया, उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स आए उन्होंने एक यानी कि वो स्कीम तरतीब दी कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम इंशाल्लाह इसको सब्सिडी देंगे, जो आने वाला जो दौर है उसमें किसानों को किसी ना किसी वे के अंदर कंपनसेट करने की, उनको खादों में सब्सिडी दे के या नेक्स्ट ईयर जो अभी इस साल जो उनका नुकसान हुआ है उसका कोई ना किसान कार्ड के जरिए उसको हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। साहब आपने दोनों शख्सियत की गुफ्तगू सुनी है, यानी शायद महमूद भट्ट साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बानी जमात है, उनके आज एक कायदे ने कहा है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग को जिंदा ना करते तो ये ड्राइंग रूम से भी ख़त्म हो जाती, आज की बात है। और उनके वो सेनेटर बड़े धमाकेदार होते हैं, अजीम सिद्दीकी साहब। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान बनाने वाली जमात को इस हाल तक किसने बचाया और किस जमात ने मोहतरमा फातिमा जहरा को गद्दार करार दिया और किस जमात ने के दौर में नवाज शरीफ अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई और किन किन लोगों ने उस वक्त खुशियाँ मनाई थी और कौन से वो लोग थे जिन्होंने कलम खरीदे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहब आपका शुक्रिया, आपने बुलाया।
मुझे तो जब बुलाया जाता है ना किसी चैनल पर तो मेरी वो कवरेज भी नहीं दी जाती, क्योंकि कुछ जब हकीकत हम बताते हैं ना वो यहाँ 100% आपकी कवरेज होगी इंशाल्लाह। आई इंश्योर टू यू। ये महीना जो गुजर रहा है 9 मई, जिसको सान्या कहा जा रहा है, सान्यात हम कितनी मर्तबा कह चुके हैं, सान्यात कौन से थे, उस चीज़ को भूल कर ये मुजस्मों को सान्या कहते हैं, ये बिल्डिंग्स को सान्या कहते हैं। मुल्क तोड़ दिया गया। देखो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, वो सान्या था। बेनज़ीर का कत्ल एक सान्या था। अब पीछे चले जाएं, इमरान खान के गोलियां लगी, वो एक सान्या था। जो कैद की सिस्टर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, वो एक सान्या से कम नहीं थे। जो नवाज शरीफ जहाज में बैठ कर अपना पूरा खानदान ले गए, वो भी एक सान्या था। पहले वो तो बात साहब बिल्कुल आपकी बात भी वो सान्या नहीं था। अच्छा। अब आगे चलें, हमारे जो बानी पाकिस्तान कायदे आजम के साथ जो हुआ वो सान्या, अब लियाकत अली खान साहब के साथ हुआ वो सान्या। तो इनकी कौन सी डिक्शनरी है जिसमें सान्या का लफ्ज इनको आता नहीं। हमने ले ली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आएंगे अफजाल पाठ के पास और उनसे ये पूछेंगे कि ये जो हवा चल रही है कि इमरान खान आ रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है और ये 2 तरीक़े हैं 29-30, इस बारे में वो रोशनी डालेंगे। जाइएगा नहीं कहीं, आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जनाब अफजाल अजीम भाट साहब, आपकी गुफ्तगू जारी थी तो मैंने आपके लिए ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा, प्लीज़ कैरी ऑन। जी नाज भाई, देखें पिछले दिनों खान साहब की ज़मानत हुई, एक लफ्ज़ आया कि किसी ने पूछा कि आपको खुशी हुई, मैंने कहा नहीं। वजह क्या थी? जब इंसाफ ही ना मिला, लेट इंसाफ मिलना भी इंसाफ नहीं कहते। ठीक। खान को ऐसे मुकदमात में साजिश के तहत फंसाया गया है, ऐसे वर्कर्स को फंसाया गया है। पाकिस्तान में क्या तरक्की ला रहे हैं? इस चैनल पे बैठ के हम बात करेंगे जो मुल्क की तरक्की के लिए जो मुल्क के लिए हम देना चाहते हैं, मुल्क को जो रिलीफ देना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए इलेक्शन करवाए गए, जिस मकसद के लिए हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं और जो हमारे इनिशिएटिव हैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा ले रही हैं, मैं चाहता हूँ आपके चैनल से हम डिस्कस कर लेते हैं। मांग रहे हैं और इनिशिएटिव के नहीं, वो देखिए हम तो दे रहे हैं इस वक्त, हम जो पैकेज दे रहे हैं आप देखें कि फ्री मेडिसिन की दे रहे हैं, फ्री जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, देहातों में जाके कहाँ से आ रहे हैं? जब वीड खरीदने के लिए आपके पैसे नहीं है तो ये पैसे कहाँ से? वीड वाला इशू जो है खान साहब, शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है। मैं आई डिड मैं एग्रीकल्चर में आपको बताता हूँ होता क्या है। ये देखिए हमारी फूड डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ने एक सेक्टर रखा हुआ है जिसको ये गंदम खरीदती है, जस्ट एक्सपोर्ट प्राइस देती है। सब क्रॉप्स की उसकी एक्सपोर्ट प्राइस होती है, लेकिन गवर्नमेंट खरीदती कोई नहीं है। कहने पे वो एक बेसिक नीड होती है, खुदा ना खास्ता बुरे वक्त आ जाए उसका नहीं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो फूड स्टॉक करने के लिए गंदम गवर्नमेंट पहले खरीदती थी। लेकिन इस दफा ये हुआ कि चूंकि हमने जो पहले बैंक ऑफ पंजाब से या दूसरे बैंक ऑफ स्टेट बैंक से जो कर्जा लिया हुआ था गंदम खरीदने के लिए, वो अभी उनका अदा नहीं हुआ, वो स्टॉक पड़े हुए हैं हमारे पास। उसके बाद इंपोर्ट हो गई गंदम, इंटायर वक्त में गंदम आ गई। जब वो गंदम सरप्लस हो गई, फिर हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हमें पैसा कहाँ से मिलता कि आप या तो वो स्टॉक रिलीज करते जो गोदामों में पड़ा हुआ है, उसको फरोख्त करके बैंकों से पैसे जमा कराते फिर लेते। इसलिए ये इशू बन गया। अब सारा काम किसने करना था? आपने करना था। सर मैं ये बताता हूँ, अब जो इशू था वो दूसरा इशू ये था जो अभी मेरे दोस्त भाई ने बात की कि हमने क्या कि यार लोगों को नुकसान हुआ, जिम्मेदार को नुकसान हुआ, उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि गवर्नमेंट ने अगर गंदम नहीं खरीदी, पास्को ने खरीदी है जितनी खरीद सकती थी, उन्होंने ओपन मार्केट में कर दी कि जिसको जो मर्जी जो है रेट वो जो जिस तरह मर्जी जाके बेच सके आप वो भी। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारों को सब्सिडाइज करने के लिए
हमने बहुत पैकेज दे दिया कि हमने फर्टिलाइजर की कीमत तो अमीन गंडापुर ने खरीदी सर। नहीं और उसके लिए पंजाब में मैं एहसान साहब आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए रिलीफ क्या दिया हमने। यूरिया की कीमत कम कर दी, हमने डीएपी की कम कर दी, प्राइसेस जो है वो मोर देन 40% कम हो गई, वो लोगों को रिलीफ मिल गया। अब सर इसी तरह हमने एजुकेशन सेक्टर में मैं बता रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर में बता रहा हूँ कि हमने ये कहा कि अब चूंकि हम इस हुकूमत में आए हैं, हमने कंपैरिजन किया कि हेल्थ सेक्टर की बात, हेल्थ सेक्टर में आप पीआईसी में अभी चले जाएं जी अभी, और वहां पे आप खुद सूरत हाल देखें कि सैकड़ों लोग जो कि पीआईसी में आते हैं उनका कोई इलाज नहीं किया जाता, वो व्हील चेयर पे 2-2 दिन बैठे रहते हैं व्हील चेयर पे और उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये क्या खिदमत कर रहे हैं आप हेल्थ में? सर से मैं इसकी भी बात करता हूँ। ये आप जो बात कर रहे हैं, नो डाउट के पेशेंट की तादाद बहुत बढ़ गई है। ठीक है, लाहौर में एक पीएचसी था जिसके ऊपर पूरे पंजाब का प्रेशर पड़ता था। अब उसके बाद मुल्तान में भी आ गया, कितने पैसे पुलिस को आप नहीं सर, हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, क्या वो हेल्थ पर लगा सकते हैं? हेल्थ सेक्टर में सर सबसे ज्यादा दी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं जो समझता हूँ कि लोग जो है हमारे जब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ गई है लोगों में, हमारी जो हेल्थ के ऊपर जो थी ना अवेयरनेस वो बहुत कम होती जा रही थी, लोग पेशेंट ज्यादा बन के हार्ट के आए और जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा। लेकिन आप देखिए इसकी वजह इमरान खान तो नहीं, इसकी वजह यही थी, शौर दिया। उसकी वजह ये हुआ सर कि जो लोगों के कारोबार खराब हुए, जो लोगों को नुकसान हुए, हर फैमिली डिप्रेस हुई और वो जाहिर बात है उसका ऊपर हार्ट के ऊपर अटैक पड़ता है। लेकिन मैं आप कहते हैं पीएससी में नहीं, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा पीएससी की इस वक्त जो है ना वो केयर में है मरियम साहबा के, उन्होंने विजिट भी किए हैं, वो उन्होंने पूरी उनकी फोरकास्टिंग कर रही है कि किस चीज की कमी है, वहां किसी दवाई की कमी ना हो। इवन अब सर वो घरों में, मैं ये बताना चाहता हूँ अब नई स्कीम ये आ रही है कि जो आपके मेजर डिजीजेस के लोग हैं ना, मसलन हार्ट वाले हैं, टीबी वाले हैं, हेपेटाइटिस वाले, इनके घरों में उनके पेशेंट को घरों में दवाई ऐसी ही बात कर रहे हैं। आप गंदम उनकी खरीदी रही है, उनके कपास के लिए अकोमोडेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आपके पीएचसी में जो लोग जाते हैं जी, उनका इलाज करना हुकूमत का फर्ज है कि नहीं है? जी देखिए, ना वहाँ डॉक्टर है ना वहाँ स्टाफ है। मैं खुद गया हूँ, देख के आया हूँ, वहाँ पे विजिट करके आया हूँ कि सैकड़ों लोग सिर्फ इस व्हील चेयर पे, और उनको ड्रिपें लगी, उनको हार्ट अटैक बकायदा हुआ है, लेकिन उनको पुरसाने से बात मैं आपकी ये नहीं कहता नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि पीएचसी में पेशेंट के नंबर ऑफ तादाद प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम ये चाह रहे हैं कि इस दफा डॉक्टर्स की जो मजीद उसमें अगर कोई कमी है वो उसको भी दूर कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट भी हो रही है। मेडिसिन के लिए उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि फ्री मेडिसिन देनी है, इमरजेंसी में भी फ्री मेडिसिन नहीं सर इम्प्लीमेंट हो रही है। गुफ्तगू शायद व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि साहब ये छठी मरतबा पंजाब में गवर्नमेंट में आए हैं, छठी मरतबा। अब ये जो इश्यूज हैं, ये पहली मरतबा जो गवर्नमेंट में आता है वो तो उधर कर सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी गवर्नमेंट का जो चेक करने का पैरामीटर है कि कितनी यानी कि गवर्नेंस का क्या लेवल है, वो कहते हैं हमें मौका नहीं मिला। अच्छा, उसमें सबसे सारे दायरे तो हमने बनाए हुए, मुझे बताया किसी ने बनाया जो है ये पीएससी किसने बनाया? अच्छा, आपने जिक्र किया, अच्छा आपने जिक्र किया एजुकेशन का, आपने जिक्र किया हेल्थ का, आपने जिक्र किया एग्रीकल्चर का, और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है जितनी भी है, यानी कि पंजाब में एक टन्योर जो है पीटीआई के पास रहा, उसके अलावा जो है पिछले 25 से 30 सालों से नून लीग पंजाब के इक्तदार पर बरजमान है। वो तो सारी जिम्मेवारी डालती पीटीआई पे। अच्छा, इसमें अगर पिछले 5 साल का अगर छोड़ दें, पिछले 5 साल का अगर कंटिन्यूसली उसको छोड़ दें तो पिछले यानी कि 30 साल से इक्तदार पर बरजमान है। स्कूल्स की ये सूरत हाल है कि जो आपके टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं या आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं कि इतनी सब स्टैंडर्ड यानी कि वहाँ पे मामला हैं सारे, चाहे वहाँ पे यानी कि सहूलियात का फुकदान का मामला हो या एजुकेशन लेवल का मामला हो। उसके अलावा अगर हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में जो वज़ीर आला केजरीवाल तो उसने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल, इसलिए ना उसने एक इसलिए कि उन्होंने एग्जांपल सेट की, जो अदारे थे उनको ठीक किया, उनकी परफॉर्मेंस को ठीक किया, और जो कैपेबल और जो मेरिट पे आने वाले लोग थे उनको इंडक्ट किया। और यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे हर हॉस्पिटल में जो एमएस है वो कौन है, किसी एमपीए का बंदा है, किसी मिनिस्टर का बंदा है। हर जो गवर्नमेंट वो जो स्कूल है उसके अंदर हेडमास्टर कौन है। बेटे टाइम हुजूर, अब मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि मेरे मेहमानों के जवाबात, मेरे सवालात, उसका फैसला करना आप